हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने समझा कि वेव क्या होती है और ये भी समझा कि लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या होती है, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। तो हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी, जो आपको फिजिक्स पढ़ाती हैं। आप सभी का स्टेप अप एकेडमी में स्वागत है। तो चैप्टर 11 9th क्लास का फिजिक्स का ये टॉपिक है, जिसमें हम आज समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या है, कि वेव को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे। ये देखिए बच्चों, तो हमने आपको बताया था कि साउंड वेव को लॉन्गिट्यूडिनल वेव के फॉर्म में आप डेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ में कुछ इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं जिनको आपको बताना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले तो मैं आपको सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार बता दूं। आपको वेवलेंथ जाननी पड़ेगी, एम्पलीट्यूड जानना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इन सब के बारे में। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि वेवलेंथ क्या होती है। सो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? रिपीट इटसेल्फ। सो रिपीट कब कर रही है? देखिए यहाँ पे इस पॉइंट को वेवलेंथ क्यों कहा गया है, क्योंकि आप इस तरह से समझ सकते हो, जब दो बार इसके कंप्रेशन का मैक्सिमम पॉइंट आ रहा हो। मैक्सिमम पॉइंट कैसे होता है? इस पॉइंट को मैं मैक्सिमम कह सकती हूँ। तो ये पॉजिटिव में एक बार ऐसा गया, फिर नेगेटिव गया, फिर से दोबारा जो पॉजिटिव पॉइंट आया, तो इन दोनों के बीच का अगर मैं डिस्टेंस निकालूंगी तो ये वेवलेंथ होगी। या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर यहां पे इस तरह से जब ये दोबारा मुझे ये पॉइंट मिले तो ये भी एक वेवलेंथ हो सकती है। ठीक है, या फिर अगर मैं नेगेटिव हाफ की बात करूं तो ये भी एक वेवलेंथ होती है। तो जहां पर भी वेव अपने आप को रिपीट कर रही होती है, उस रिपीटेड लेंथ को, डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ। तो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच अ साउंड वेव रिपीट इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स wavelength. The wavelength is denoted by Greek letter lambda. हम इस lambda word से, जिसको आप इस तरह से भी बना सकते हो, इसे रिप्रेजेंट करते हैं। In a sound wave, the combined length of compression and adjacent refraction is called the wavelength. ठीक है, अगर साउंड वेव की बात करें तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मिलकर के, ये एक कंप्रेशन और एक रेयर फ्रैक्शन, ये मिलकर के एक कंप्लीट वेवलेंथ बनाता है। मैंने आपसे कहा कि दोबारा एक पॉइंट जब आपको फिर से मिले, जैसे ये 0 अगर मुझे मिल रहा है, तो दोबारा ऊपर ही पॉजिटिव हाफ स्टार्ट होने से पहले ही जब दोबारा आपको 0 मिले, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन को आप वेवलेंथ कहते हो। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर। ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? वेव रिपीट। जब वेव अपने आप को रिपीट करे तो दिस इज वेवलेंथ। इसे आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट जो है वो होती है मीटर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एम्पलीट्यूड। सो द मैक्सिमम डेविएशन, ठीक है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हम बोलेंगे अब, है ना। सो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम देयर ओरिजिनल अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन व्हेन अ वेव पास्ड थ्रू द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब देखो, वेव पहले इस डायरेक्शन में थे, अब साउंड आया तो क्या हुआ? ये सब अपने अपने पोजीशन से क्या हो गए? डिस्टर्ब हो गए। तो ये जो मैक्सिमम डेविएशन आपको दिख रहा है, जिसमें सबसे ऊपर पार्टिकल पहुंचा हो, उसे आप एम्पलीट्यूड कहते हो। ठीक है, सो एम्पलीट्यूड को आप क्या बोल सकते हो? द मैक्सिमम वैल्यू इन अ वेव इज नोन एज एम्पलीट्यूड। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको यहां पर एक वेव बना करके बताऊं, ठीक है, तो अगर आप ग्राफ में बनाओगे तो ये आपको 1 2 3 यहाँ पे 4 मिलेगा। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है ना, तो इसे ही कहा जाता है एम्पलीट्यूड, जिससे हमें ये पता चलता है कि किसी वेव की क्या मैक्सिमम वैल्यू है। क्लियर है? नाउ द टाइम पीरियड, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन कंप्लीट वेव इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। एक कंप्लीट वेव को बनने में जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। अब कंप्लीट वेव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ मिलकर के ये एक कंप्लीट वेव है। दिस इज कंप्लीट वेव। तो इस कंप्लीट वेव को बनने में जितना भी टाइम लगा है, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। ये जो टाइम है, ठीक है, या फिर आप ये भी लिख सकते हो, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल इज टाइम पीरियड। जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो और बता सकते हो, और किसके स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी बता सकते हो। लेकिन एक बात और कि वही वेव के कंपैरिजन की बात, वेव के फॉर्म में बात करें तो यहाँ पे साउंड वेव की बात हो रही है, और साउंड वेव मतलब वाइब्रेशन। तो क्या लिख सकते हो? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। और कंप्लीट वन वाइब्रेशन कैसे बनाते हैं? ऐसे ही बनाते हैं। तो दिस इज टाइम कंप्लीट टू कंप्लीट द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देखोगे तो वहां पे साइकिल बोलना पड़ता है, यहाँ पे आप वन वाइब्रेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है वो कह सकते हैं। नाउ द फ्रीक्वेंसी,
नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, या फिर नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो भैया कितनी साइकिल एक सेकेंड में या कितने वाइब्रेशन, मान लीजिए कि ये पूरा 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड का टाइम है यहाँ पर, है ना, पूरा यहाँ तक। अब इस 1 सेकेंड में कितनी नंबर ऑफ साइकिल्स बन रही, कितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। तो द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स और साइकिल प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। Clear है? Since one complete wave is produced by a full vibration of the vibrating body, so we can also say that the number of vibration पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैंने अभी आपको बताया, 2 बातें बताई कि नंबर ऑफ साइकिल 1 सेकेंड में कितनी प्रोड्यूस हो रही है, उसे भी हम फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं, या फिर अगर आप वेव के टर्म में व साउंड के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीट्स इन 1 सेकेंड, वो भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है। ठीक है, ऐसा यूनिट जो होती है फ्रीक्वेंसी की वो होती है हर्ट्ज, ये आपको याद रखनी है। सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 वाइब्रेशन, 1 हर्ट्ज का मतलब 1 वाइब्रेशन। द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, अब यहाँ पर टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन दोनों के बीच में गहरा नाता है, वो नाता क्या है चलो जान लेते हैं। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में एक रिलेशन है, वो ऐसा है कि जैसा डेफिनेशन से ही समझ में आता है कि द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 1 साइकिल या फिर द नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। तो f इक्वल्स टू 1/t भी लिख सकते हैं हम, या t इक्वल्स टू 1/f भी लिख सकते हैं। अभी रिलेशन कैसे आया देखिए, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 कंप्लीट वेव इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। सपोज द टाइम पीरियड ऑफ वेव इज t सेकेंड। ठीक है, मान लीजिए कि टाइम कितना है, t सेकेंड है, जिसमें एक वेव प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इन 1 सेकेंड नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस विल बी, तो 1 सेकेंड में कितनी साइकिल प्रोड्यूस होगी, 1/t। ठीक है, नाउ वी नो दैट द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। ये देखो हमने क्या माना कि मान लीजिए कि इन t सेकेंड द नंबर ऑफ वेव प्रोड्यूसेस 1। ठीक है, सो इन 1 सेकेंड द नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इज 1/t। ओके, नाउ 1/t क्या हो गया आपका, यहाँ पे क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इज 1/t। लेकिन हमें पता है कि 1 सेकेंड के अंदर अगर फ्रीक्वेंसी वेव्स प्रोड्यूस हो रही तो उसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो इसकी जगह हम f लिख देंगे, तो f इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1/t। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो ये अगर आपको एग्जाम में आता है तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। अब आती है वेलोसिटी of wave or speed of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave. अब हमने आपको बताया कि हम जो वेव का डायग्राम बनाते हैं, का ग्राफ बनाते हैं, वो डेंसिटी और डिस्टेंस के बीच में बनाते हैं। तो कितने टाइम में कितना डिस्टेंस वेव्स ने कवर किया उसे कहा जाता है velocity of wave. The distance traveled by a wave in 1 second is called velocity of the wave. The velocity of wave is represented by the letter v. ऐसा यूनिट तो आप सबको पता ही है, मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि हमने हमारे पिछले चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर है? नाउ रिलेशनशिप, अब एक और रिलेशनशिप है, वो क्या है, वो है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। अभी हमने टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में देखा, अब हमें देखना है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच में। अब वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, यही होती है वेलोसिटी, ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। अब डिस्टेंस ट्रेवल क्या होता है इन अ फॉर्म ऑफ वेव। अब भाई एक चीज ने डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए यहां से यहां ट्रेवल हुई वेव, है ना, तो इसे आप क्या कहते हो, इसे आप कहते हो उसकी वेवलेंथ, है ना। डिस्टेंस ट्रेवल को आप वेवलेंथ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे मैं इस डिस्टेंस ट्रेवल की जगह क्या लिख सकती हूँ, लैम्डा, तो मैंने लैम्डा लिख दिया। तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कि एक वेवलेंथ कंप्लीट हो रही है, तो वेवलेंथ। टाइम टेकन क्या होता है यहाँ पे, अब भाई इस वेवलेंथ को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ से v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन टी। हियर t इज द टाइम टेकन बाय वन वेव, यहाँ पे हमने वन वेव को लेकर कंसिडर किया था। ठीक है, सपोज अ वेव ट्रेवल अ डिस्टेंस लैम्डा इन टाइम t, देन v इक्वल्स टू लैम्डा बाय t। हियर t इज द टाइम टेकन बाय वन वेव, वी नो दैट 1 अपॉन t बिकम्स द नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड। अब 1/t क्या होगा, नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड, एंड नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड इज फ्रीक्वेंसी। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v equals to lambda into frequency, and this is known as wave equation. So we can write f in place of 1 upon t. So the above relation will become v equals to f into lambda. So lambda is wavelength, और यहाँ पे in other words velocity of wave equals to frequency into wavelength. ठीक है,
सिंपल सी बात है। सो v इक्वल्स टू f इंटू लैम्डा इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेव इक्वेशन। इट अप्लाई, अब ये वेव इक्वेशन कहाँ कहाँ यूज होती है? तो ये वेव इक्वेशन जो है ये सभी टाइप की वेव्स में यूज होती है। अब आप सोचें कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में होती होगी, नहीं, ट्रांसवर्स वेव में भी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी हम यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी यूज करते हैं, जैसे कि लाइट वेव या फिर रेडियो वेव। क्योंकि सारी वेव्स को आप कैसे डिजाइन करते हो बेटा, इस तरह से ही ये वेव्स होती हैं, ठीक है। तो इन सारी वेव के कैलकुलेशन के लिए v इक्वल्स टू एफ इंटू लेमडा, ये जो वेव इक्वेशन है ये की जाती है। तो अब इसको, ये वेव इक्वेशन आई कैसे, तो समझ जाइएगा कि वी नो दैट, सबसे पहला पॉइंट क्या याद रखोगे कि वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ के, अगर यहाँ वेव के केस में डिस्टेंस की बात की जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। तो वन साइकिल टाइम रिक्वायर्ड क्या होता है आपका, वेवलेंथ, या फिर टाइम द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वन वेव इज वेवलेंथ, ठीक है। टाइम क्या होता है, टाइम पीरियड होता है। अब 1/t हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है, तो बस लैम्डा इंटू एफ कर दिया, तो ये आपका रिलेशन मिल गया जिसको वेव इक्वेशन कहते हैं। अब इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, आपको अगर तीनों क्वांटिटी में 2 पता है तो तीसरी वाली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बेटा यहाँ पर तो हमने कंप्लीट कर लिया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, लेकिन अभी आगे भी चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है, जिसे देखने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखना ही होगा, क्योंकि उसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 को और डिटेल में। आई होप आज का वीडियो पसंद आया हो। लास्ट वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव के बारे में। आज के वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, अब कल के वीडियो में क्या है, तो ये देखने के लिए मेरा वीडियो देखना पड़ेगा ना। चलिए, तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।